अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जिस बुक का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बाय मियां शफीक एंड राबिया शफीक, और ये इस बुक की 59th रिवाइज्ड एडिशन। इस बुक में टोटल 26 चैप्टर्स हैं और चैप्टर 1 है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी का। ठीक है, अब देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोन का मतलब होता है स्टार और नोमी कहते हैं लॉ और कल्चर को। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी क्या हुआ, लॉ ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब पेज के टॉप पे हमें गैलीलियो गैलीली की एक कोटेशन दिख रही है, एंड येट इट मूव्स। ठीक है, तो इसका अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की तरफ देखें तो वो ये है कि गैलीलियो के टाइम में सब लोग ये जानते थे और ये मानते थे कि जो हमारी ज़मीन है वो रुकी हुई है और सूरज इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया टेलीस्कोप की हेल्प से, कई दिन स्पेस को, सन की मूवमेंट को, अर्थ को ये ऑब्जर्व करता रहा, तो इसे पता चला कि हमारी जो अर्थ है वो रुकी हुई नहीं है, वो मूव कर रही है, और सूरज मूव नहीं कर रहा, वो रुका हुआ है। हमारी अर्थ सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रही है। तो इसने लोगों को बताया कि हमारी जो अर्थ है वो रुकी हुई नहीं है, वो मूव कर रही है। तो लोगों ने इसका यकीन नहीं किया और लोग इसके खिलाफ हो गए, और कुछ इन्फ्लुएंशियल बॉडीज ने ना इसे फोर्स किया, इस पे प्रेशर डाला कि आप लोगों के सामने ऐसा कहो कि आपने झूठ बोला है, हमारी जो अर्थ है वो रुकी हुई है और सूरज ही मूव कर रहा है। तो प्रेशर में आके गैलीलियो को ऐसा बयान देना पड़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो रुकी हुई है और सूरज मूव कर रहा है। तो जैसे ये बयान दे के बाहर निकला तो इसने ज़मीन पे पाँव मारा और कहा एंड येट इट मूव्स, कि चाहे आप मुझसे झूठ बुलवा लें, इसके बरअक्स ये एक सच है कि हमारी जो ज़मीन है वो मूव कर रही है। चाहे आप मुझसे अभी झूठ बुलवा लें, लेकिन ये एक सच है और आने वाले लोग इसे पहचान लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एस्ट्रोनॉमी की तरफ। तो एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज, गैसेस एंड डस्ट विद इन इट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, अपनी सारी यूनिवर्स को, कायनात को और सेलेस्टियल बॉडीज को। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, हमारे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ठीक है, उनमें गैसेस भी होती हैं जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, और भी बहुत सी गैसेस होती हैं। ठीक है, एंड डस्ट विद इन इट। अब डस्ट कैसे आती है, डस्ट आती है कि ये जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, और उस हाई स्पीड से मूव करने की वजह से ये आपस में टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो उसमें डस्ट भी साथ साथ बनती रहती है। ठीक है, तो इन सब की स्टडी किसमें हमने करनी है, एस्ट्रोनॉमी में करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स है द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़। ठीक है, जो आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, आप स्पेस में देख रहे हैं, वो सब क्या है, वो यूनिवर्स है। अब इसमें क्या इंक्लूड है, ऑल मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, सारा मैटर और वो जो एनर्जी पोजेस कर रहा है वो भी, द प्लैनेट्स, द स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ठीक है, अब प्लैनेट तो हमें पता है, हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है, स्टार्स भी हैं हमारी। अच्छा, गैलेक्सीज होता क्या है, तो गैलेक्सीज होता है जब बहुत से प्लैनेट्स और बहुत से स्टार्स मिलके एक ही जगह पे रहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं। और हमारी अर्थ, हमारे प्लैनेट अर्थ की कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, ये आप अपने पास लिख लें कि हम किस गैलेक्सी में रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। एंड द कंटेंट्स ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस। अब इंटर कहते हैं दो सेपरेट इंडिविजुअल्स के दरमियान वाला गैप कह लें आप, या डिस्टेंस कह लें। ठीक है, तो दो अलग अलग गैलेक्सीज के दरमियान जो जगह होगी उसमें भी कंटेंट्स होंगे, उसमें भी चीज़ें होंगी, जैसे ब्लैक होल हो सकता है, डार्क एनर्जी हो सकता है, तो वो सब भी हमने स्टडी करना है, यूनिवर्स में ही आता है ये सब कुछ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि हमारी जो यूनिवर्स है
उसका सोर्स क्या है, वो किस ओरिजिन पॉइंट से, वो किस अपने सोर्स पॉइंट से बनी है, तो उसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज अ बिट लाइक द ओल्ड क्वेश्चन विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। ठीक है, कि कौन पहले आया था, मुर्गी पहले आई थी या अंडा। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट एजेंसी क्रिएटेड द यूनिवर्स, कि किस इदारे ने हमारी कायनात को बनाया है, एंड व्हाट क्रिएटेड दैट एजेंसी, और किस ने वो इदारा बनाया है। और परहैप्स, और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स और वो इदारा पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे और किसी को उसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो स्टीफन हॉकिंग ने रेज किए हैं। बिग बैंग थ्योरी इज द लीडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द यूनिवर्स बिगेन। ठीक है, अब इसी सोर्स ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थ्योरीज पेश की गई वक्तन फवक्तन, लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्स एज वी नो इट, starting with a small singularity, then inflating over the next 13.8 billion years to the cosmos that we know today। ठीक है, अब ये हमें बता रही है कि इसका ओरिजिन क्या था, एक स्मॉल सिंगुलैरिटी थी, एक डॉट सा, एक सिंगल पॉइंट था। फिर क्या हुआ, वो पॉइंट इन्फ्लेटिंग कहते हैं, फैल जाना, वो पॉइंट फैला है आज के कॉस्मोस कहते हैं, हमारा जो एक प्रॉपर ऑर्डर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में पूरा वर्ल्ड का जो भी निज़ाम चल रहा है उसे कॉस्मोस कहते हैं। तो वो एक सिंगल पॉइंट एक प्रॉपर ऑर्डरली सिस्टम में चेंज हो गया है, जिसे हम अभी जानते हैं, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। और इसमें कितना टाइम लगा है, 13.8 बिलियन साल लगे हैं इसमें। ठीक है, because current instruments don't allow astronomers to peer back at the universe's birth, much of what we understand about the Big Bang theory comes from mathematical theory and models। ठीक है, अब ये आप समझ लें कि एक हैंडीकैप है हमारे लिए कि अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स, ऐसे रिसर्चर्स जो स्पेस के बारे में, जो एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया पीयर बैक जो माजी में देख सके। ठीक है, माजी में भी फिर इतने बिलियन साल पहले माजी में जाके देख सके कि आखिर हमारी ज़मीन, हमारी यूनिवर्स कैसे बनी थी। तो इसके लिए जो बिग बैंग थ्योरी गिवन है, ठीक है, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, तो वो सारी भी मैथमेटिकल थ्योरी और कैलकुलेशन और मॉडल से ही है। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन थ्योरी बेस्ड है। बिग बैंग थ्योरी, most astronomers believe the universe began in a big bang about 13.8 billion years ago। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स क्या हैं, वो रिसर्चर्स जो एस्ट्रोनॉमी, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़मीन हमारी या हमारी यूनिवर्स कब शुरू हुई है, 13.8 बिलियन साल पहले। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है कि हमारी यूनिवर्स की एज क्या है, 13.8 बिलियन years। ठीक है, at that time the entire universe was inside a bubble that was thousands of times smaller than a pinhead and it was named as singularity। अभी हम पढ़ के आए ना कि एक सिंगल पॉइंट था सबसे पहले, फिर वो पहला है, और उस सिंगल पॉइंट को क्या नाम दिया हुआ है, सिंगुलैरिटी का। अब वो सिंगल पॉइंट की कुछ करेक्टरिस्टिक गिवन है, जैसे इट वाज हॉटर, वो बहुत गर्म था, एंड डेंसर, और बहुत भारी भी था, देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन। ठीक है, मतलब वो इतना हॉटर और इतना डेंसर था कि अभी तक उतना हॉटर और उतना डेंसर कोई और चीज़ हमने नहीं देखी इस यूनिवर्स में। ठीक है, देन इट सडनली एक्सप्लोडेड, अब वो इतना गर्म और इतना भारी था तो एकदम से वो फट गया। ठीक है, उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शंस इतनी आई है मैटर के दरमियान कि वो फट गया है। द यूनिवर्स दैट वी नो वाज बॉर्न। उसके बाद क्या हुआ है, वो पॉइंट जब फैला है, फटा है, तो उससे कायनात, हमारी यूनिवर्स बन गई है। टाइम, स्पेस, मैटर ऑल बिगेन विद द बिग बैंग। जैसे ही बिग बैंग एक्सप्लोजन हुई है, उसी के बाद वक्त का, स्पेस का और
मैटर मादा वगैरह बनना शुरू हुआ है। ठीक है, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स देखते ही द यूनिवर्स ग्रू फ्रॉम स्मॉलर देन अ सिंगल एटम टू बिगर देन अ गैलेक्सी। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल एटम, एक सिंगल पॉइंट किस में चेंज हो गया है, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये गैलेक्सीज बहुत बड़ी होती हैं, इनमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एंड इट केप्ट ऑन ग्रोइंग एट अ फैंटास्टिक रेट, इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग। अब बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही है, ये कह रही है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो अभी भी फैल रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा वो बिग बैंग वाला जो एक्सप्लोजन हुआ है उससे हमारा वो एक सिंगल पॉइंट फैला है और उसने इतना फैल गया कि स्पेस बन गई है, मैटर बन गया है और गैलेक्सीज बन गई हैं। उसके अलावा अभी भी हमारी यूनिवर्स फैल रही है। ये दावा किसने किया है, बिग बैंग थ्योरी ने। As the universe expanded and cooled, energy changed into particles of matter and antimatters। ठीक है, अब देखें जब यूनिवर्स बनी है, ये जो एक सिंगल पॉइंट था वो बहुत गर्म था। जब वो बहुत गर्म था, डेंसर था, वो जब फैला है, एक्सपेंशन से हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज होता है और जो चीज़ एक्सपेंशन को अंडरगो होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, होता यह है कि जब एक्सपेंशन होनी होती है, जब उसी मैटर की एटम्स ने फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि वो अपनी एनर्जी को यूज़ करके एक दूसरे से अलग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती हैं, तो इससे उनकी ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही उनकी एनर्जी कम हुई है, टेम्परेचर कम हुआ है, तो वो जो एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई है, मैटर में और एंटी मैटर में। ठीक है, अब यहाँ पे आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन दी थी ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि जो एनर्जी है और मैटर है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो यहाँ पे उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा जो एनर्जी थी वो चेंज हो गई है पार्टिकल्स में, और पार्टिकल्स की किन नेचर में, मैटर और एंटी मैटर में। अब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। These two opposite types of particles largely destroyed each other। ठीक है, अब इतनी एक्सप्लोजन हो रही है और इतनी फास्ट रिएक्शन में एनर्जी पार्टिकल्स में चेंज हो रही है, मैटर और एंटी मैटर में, जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये दोनों मैटर और एंटी मैटर दोबारा आपस में टकराएंगे और दोबारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलेगा तो वह दोबारा न्यूट्रल होके एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा बट सम मैटर सर्वाइव, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ मैटर और कुछ एंटी मैटर एक दूसरे से ना टकराएं, वो टकराने से पहले ही फैल जाए, मजीद एक्सपैंड हो जाए। तो फिर क्या होगा, मोर स्टेबल पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स started to form when the universe was 1 second old। अगर ये मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे को ख़त्म नहीं करे तो फिर हमारे पास स्टेबल पार्टिकल बनेंगे जो कि हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। Over the next 3 minutes, the temperature dropped below 1 billion degrees Celsius। It was now cool enough for the protons and neutrons to come together forming hydrogen and helium nuclei। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब 3 मिनट का वक्त गुजरा है उसके बाद टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो रहा है, 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस। 3 मिनट में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर एक्सपेंशन की वजह से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी एक्सपेंशन होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो उनकी खुद की एनर्जी फिर यूटिलाइज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। उससे क्या हुआ कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अभी बन के आए हैं, ठीक है, मतलब अभी बने हैं, वो मज़ीद एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या बन जाता है, हमारे पास न्यूक्लियाई बनता है। ठीक है, न्यूक्लियाई किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन से
और न्यूट्रॉन से, तो ये किन एटम्स के बन रहे हैं न्यूक्लियाई? हाइड्रोजन के और हीलियम के, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम लाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपस में कंबाइन होने से जो न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के, वो अगर डिफरेंट रेशो में कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के डिफरेंट आइसोटॉप्स बनेंगे। जैसे अगर सिंगल प्रोटॉन होगा, ठीक है, वन प्रोटॉन होगा, वो किसी न्यूट्रॉन के साथ अटैच नहीं होगा, तो फिर कौन सा बनेगा? प्रोटियम बनेगा। ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप बनेगा? प्रोटियम। अगर ऐसा होता है कि एक जो प्रोटॉन है वो एक न्यूट्रॉन के साथ अटैच हो जाता है, एक न्यूट्रॉन के साथ अटैच हो जाता है, तो फिर बनता है हमारे पास ड्यूट्रियम। अच्छा, अब ट्राइटियम कब बनता है? जब एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, दो न्यूट्रॉन के साथ अटैच हो जाता है, तो फिर क्या बनता है? ट्राइटियम। अब चलते हैं हीलियम के। हीलियम का ये केस है कि अगर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के साथ अटैच होंगे, दो न्यूट्रॉन के साथ मिलेंगे, तभी हमारे पास हीलियम 4 बनेगा। और अगर दो प्रोटॉन हमारे पास एक न्यूट्रॉन के साथ अटैच होंगे, तो फिर हमारे पास हीलियम 3 बनेगा। ठीक है। क्योंकि अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि ये डिफरेंट रेशियोज में क्यों अटैच हो रहे हैं? ठीक है, कि एक प्रोटॉन है वो एक न्यूट्रॉन के साथ अटैच हो रहा है, फिर वो दो के साथ अटैच हो रहा है, तो ये उनके एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और ये एक रैंडम रिएक्शन है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने अटैच होना है, लेकिन उनकी रेशो डिफर कर सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो न्यूक्लियाई बन रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम के, तो ये न्यूक्लियाई बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये आप अपने पास लिख लें कि जो 3 मिनट के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अटैच हुए हैं और उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई बनाए हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। अब आगे चलते हैं। आफ्टर 300,000 ईयर्स द यूनिवर्स हैड कूल्ड टू अबाउट 3000 डिग्रीज। अब फिर वो कूल हो रही है, ठंडी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो एक्सपेंड कर रही है, कंटिन्यूसली एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियाई कुड फाइनली कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एटम्स। ठीक है। क्या है बात? यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज ने, न्यूक्लियाई के पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज था। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से क्या हुआ? उन्होंने एटम बनाई और एटम थी न्यूट्रल, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूक्लियाई के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज ने इसे न्यूट्रल कर दिया है, स्टेबल कर दिया है। ठीक है। द यूनिवर्स वॉज फिल्ड विद क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन और हीलियम के जो पहले न्यूक्लियाई बने थे, अब ये उनके एटम्स बन गई हैं। ठीक है। हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम। These clouds of dust and gases formed our celestial bodies afterward. ठीक है। अब इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलके क्या बना दिया है? बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज, जो कि हमारे पास प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सारी बाद में इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम की एटम से मिलके बनी हैं। ठीक है। और उसके बाद ये रिसर्च भी की गई है कि सूरज पे जो इतने फास्ट रिएक्शंस हो रहे हैं, जो इतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो उन रिएक्शंस में भी हाइड्रोजन और हीलियम ही टूट रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, फिर अटैच हो रहे हैं। तो ये सारा इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बिग बैंग का ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि हाइड्रोजन और हीलियम बने हैं कुछ अरसे के बाद। अब हमने बिग बैंग थ्योरी की एक्सप्लेनेशन तो पढ़ लिया कि वो क्या प्रपोज कर रही है। अब उसके कुछ एविडेंस भी यहाँ पे गिवन है कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ एविडेंस है। जैसे द रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, observations of galaxies show that they are moving away from us, resulting in a red shift of their life. अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि रेड शिफ्ट क्या होता है। रेड शिफ्ट को समझने से पहले हम पहले इस लाइट स्पेक्ट्रम को देखते हैं। ठीक है। जो इस स्पेक्ट्रम में ये जो विजिबल लाइट है, ये फर्दर इन 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि हैं वायलेट,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब इसका पैटर्न ये है कि अगर हम लोग वायलेट की तरफ से रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है, रेड लाइट की तरफ जाएंगे तो इसकी वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ रेड लाइट की ज़्यादा है और वायलेट की सबसे कम है। लेकिन अगर रेड लाइट की तरफ से वायलेट की तरफ आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और रेड की सबसे कम है। अब होता यह है कि अगर हमारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, ठीक है, अगर वो हमारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं तो उनकी क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, अब वो कैसे बढ़ रही है, वो ऐसे बढ़ रही है कि देखें, अगर एक इंसान यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ठीक है, एक इंसान ज़मीन पे खड़ा होकर किसी स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी गैलेक्सी को सपोज करें कि ऑब्जर्व कर रहा है, तो होता ये है कि एक दिन वो ऑब्जर्व करेगा तो उसकी वेवलेंथ वो नोट कर लेगा अपने पास, ए वैल्यू आ गई है, ठीक है उसकी। अगले दिन अगर वो करेगा तो हमारी गैलेक्सी अगर थोड़ा दूर जा रही होगी, ठीक है, अगर दूर जा रही है तो फिर क्या होगा, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू अगले दिन ज़्यादा आ जाएगी, ए टू ज़्यादा हो जाएगा उससे। तो क्या हुआ, इन एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है, वो गैस नहीं ऐसा कर रहे हैं कि हमारी गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। होता ये है कि साइंटिस्ट ने कई कई दिनों तक एक एक गैलेक्सी को, एक एक स्टार को ऑब्जर्व किया है और उन्होंने उनकी वेवलेंथ्स को, ठीक है, माइक्रोवेव्स में ये जो भी वेवलेंथ्स उनकी आ रही हैं उन्हें नोट किया, उनकी वैल्यूज़ को A1, A2, A3 आप कह लें। तो हुआ ये था कि जो एक दिन की वैल्यू थी, सपोज करें वो अगर 20 है तो अगले दिन वो 20 या 30 हो गई है, उसके बाद वो 35 हो गई है। तो ये जो वेवलेंथ की वैल्यूज इंक्रीज हो रही थी, तो इसने साइंटिस्ट को ये बात सोचने पे या इस पॉइंट पे आने पे मजबूर किया है कि हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रही हैं, ठीक है, और वो आपस में भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, सिर्फ इस एक पॉइंट पे कि उनकी वेवलेंथ बढ़ रही है। और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब वो रेड लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसे नाम दिया हुआ है रेड शिफ्ट का। और अब रेड शिफ्ट हमें क्या इंडिकेट कर रही है, एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। बिग बैंग ने हमें ये पॉइंट दिया था ना, इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग वाला, वो वाला पॉइंट हमें कैसे पता चला है, क्योंकि हमारी गैलेक्सीज हमें रेड शिफ्ट शो कर रही हैं। तो उससे क्या पता चल रहा है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, ठीक है। अब प्रेडिक्शन ऑफ बिग बैंग थ्योरी, जैसा कि बिग बैंग पहले ही ऐसा प्रेडिक्ट कर चुकी है, इफ रिवर्स गैलेक्सीज वुड हैव बीन क्लोजर टुगेदर इन द पास्ट। अगर इसी थ्योरी को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, कि बिग बैंग थ्योरी जो कह रही है कि एक्सपेंशन हो रही है, अगर एक्सपेंशन की बजाय हम लोग ये कह दें कि चीज़ें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो फिर क्या होता कि हमारी गैलेक्सीज भी दूर जाने की बजाय एक दूसरे के करीब होती और करीब आ रही होती। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोवेव बैकग्राउंड। द अर्ली हॉट स्टेट ऑफ द यूनिवर्स लेफ्ट अ ग्लो डेट फील्स स्पेस। ठीक है, जब यूनिवर्स नई नई बनी थी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और एक्सपेंशन होने की वजह से जितना भी मैटर था वो हीट रिलीज कर रहा था। तो उससे क्या हुआ है, उससे एक ग्लो बनी है और वो जो हीट थी वो जितनी भी स्पेस, जितनी भी खाली जगह मौजूद थी उसे उसने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दी है। ठीक है, दिस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इज डिटेक्टेड एज माइक्रोवेव रेडिएशन। ठीक है, स्टार्स की, मैटर की इस हीट को, इस ग्लो को क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और ये हमारे लाइट स्पेक्ट्रम में किस रेंज में आ रही हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन की रेंज में आ रही हैं, जो कि हमारे पास है विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड और उसके बाद माइक्रोवेव आती हैं। ठीक है, और इनकी एनर्जी हमारी विजिबल लाइट से कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। उसके बाद है इट्स डिस्कवरी एंड एक्यूरेट मेजरमेंट सपोर्ट द वैलिडिटी ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी को कैसे वैलिडेट कर रही है, बिग बैंग थ्योरी को इस तरह वैलिडेट कर रही है कि बिग बैंग थ्योरी ने ही ये पॉइंट एक प्रपोज किया था, आप ऐसे कह लें, या प्रेडिक्ट किया था कि मैटर ठंडा हो रहा है, वो हीट को रिलीज कर रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, बिग बैंग का जो मेन पॉइंट है वो ये है, एक्सपेंशन हो रही है, और अगर एक्सपेंशन होनी है तो हीट रिलीज करनी है। और हमारे जो कॉस्मिक कहते हैं
प्लैनेट अर्थ, तो वो सब हीट को रिलीज कर रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड शॉर्टली आफ्टर द बिग बैंग। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि पहले प्रोटॉन बने हैं, न्यूट्रॉन बने हैं, उनसे हमारे पास न्यूक्लियाई बने हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम के, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है तो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बने हैं। ठीक है, तो ये बिग बैंग पहले ही बता चुका है। उससे क्या हुआ है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओल्ड गैलेक्सीज एंड स्टार्स मैच द प्रेडिक्टेड केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी। जैसे बिग बैंग थ्योरी ने बताया ना कि हाइड्रोजन और हीलियम होंगे इन गैलेक्सीज इन स्टार्स पर, तो ये कैसे प्रूव किया है, ये कैसे वैलिडेट हुआ है, जब सूरज पे रिसर्च की गई है ना, तो सूरज की सरफेस पे हमें हाइड्रोजन और हीलियम मिले हैं। ठीक है, उस पे जो इतने हॉट रिएक्शंस हो रहे हैं, जो न्यूक्लियर फिशन वाले रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम के ही दरमियान हो रहे हैं। ठीक है, ये ही आपस में मिल रहे हैं, टूट रहे हैं, दोबारा मिल रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, तो ये सारा बिग बैंग थ्योरी को वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, न्यूअर स्टार्स हैव डिफरेंट कंपोजिशंस ड्यू टू एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ओल्डर स्टार्स। अब होता क्या है कि जब हमारे पास स्टार्स पुराने हो जाते हैं, ठीक है, एज में उनकी एज बढ़ती जाती है, उन पे केमिकल रिएक्शंस ये वाले हाइड्रोजन और हीलियम ये होते रहते हैं, तो होता ये है कि शुरू में न्यूअर स्टार्स के पास हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम लाइट एलिमेंट है, वो हैवियर एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर करके न्यूक्लियर फिशन के अंडरगो जाते हुए वो चेंज हो जाते हैं लाइटर एलिमेंट्स में। तो ये जो ओल्डर स्टार्स जब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जब बिल्कुल ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इनसे फिर नए स्टार बनते हैं, तो उनके पास जो कंपोजिशन होती है वो फिर डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, उनके पास कौन सी कंपोजिशन आएगी, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उनके पास ये ओल्डर स्टार वाले ही एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह वो डिफरेंट हो जाती है इन ओल्डर स्टार्स की कंपोजिशन से। लुकिंग बैक इन टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज, डिस्टेंट कहते हैं दूर वाले, जो हमसे बहुत दूर वाली गैलेक्सीज हैं, जब हमने उन्हें ऑब्जर्व किया, वी आर ऑब्जर्विंग लाइट दैट हैज ट्रैवल्ड क्रॉस टाइम। तो होता क्या है, उन्हें तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये हम इन हकीकत दर हकीकत हम लाइट को ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें दिखाई देती हैं लाइट की रिफ्लेक्शन से। ठीक है, हम अपनी ज़मीन पे खड़े होकर टेलीस्कोप से जब चीज़ें देख रहे होते हैं, तो पहले लाइट जाती है, उन गैलेक्सी से टकराती है, फिर वो लाइट हमारे पास आके हमारी टेलीस्कोप के लेंस से टकराती है, फिर हमारी आंख के लेंस से टकराती है, तो हमें चीज़ें फिर ही दिखाई देती हैं। Older galaxies differ significantly from newer ones, indicating changes over time। ठीक है, अभी हमने देखा कि ओल्डर गैलेक्सीज के पास लाइटर एलिमेंट्स होंगे, न्यूअर वंस के पास कौन से होंगे, हैवियर एलिमेंट्स होंगे, तो इनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो गई है। ये क्या बता रही है कि चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी भी क्या बता रही थी कि हमारी यूनिवर्स चेंज हो रही है। ठीक है, दिस अलाइंस विद द बिग बैंग थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन इवॉल्विंग यूनिवर्स कंट्रास्टिंग विद द स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी क्या बता रही है कि हमारी यूनिवर्स इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, और ये कंट्रास्ट कर रही है, ऑपोजिट है हमारी स्टेडी स्टेट यूनिवर्स के, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी थ्योरी भी दी थी कि जो हमारी यूनिवर्स है ये बदली नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये पहले दिन से ही ऐसी थी जैसे हमें आज दिख रही है। ठीक है, उसके बरक्स बिग बैंग ने क्या बताया था कि 13.8 बिलियन साल पहले ऐसा कुछ नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ऐसा नहीं था, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट था, उसने रिएक्शन किया है, वो एक्सपेंड हुआ है, चेंजेस आए हैं, तो उनसे हमारी आज की यूनिवर्स बनी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें प्रूव करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, और ये हमें सही ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक विजुअल डायग्राम गिवन है बिग बैंग थ्योरी की, जो कि है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है सिंगल पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी का, उससे क्या हुआ है, उससे एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, आपको दिख रहा है, उससे एक्सपेंशन हो रही है। पहले कौन सी एक्सपेंशन हो रही है, स्लो एक्सपेंशन,
उसके बाद है एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन। पहले स्लो एक्सपेंशन इस वजह से हो रही है क्योंकि पहले तक, ठीक है, यहाँ तक हमारी जो ग्रेविटी है वो डोमिनेंट है, क्योंकि मैटर अभी अभी इतना एक दूसरे से दूर नहीं है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है तो मतलब ग्रेविटी उस पर इफेक्ट रखती है, उस पर होल्ड रख रही है, तो इस वजह से एक्सपेंशन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन जब ही ये मैटर थोड़ा बहुत एक दूसरे से दूर हुआ है तो उसके बाद एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई है, क्योंकि फिर हमारे पास ये जो डार्क एनर्जी है ना, डार्क एनर्जी वो डोमिनेंट हो गई है हमारी ग्रेविटी पे। तो ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और डार्क एनर्जी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो इस वजह से उस फोर्स ऑफ रिपल्शन ने हमारे यूनिवर्स के इस मैटर को मज़ीद फैला दिया है, ठीक है। तो फिर एक्सपेंशन हमारी मज़ीद एक्सेलरेट हो गई। यहाँ पे है ये प्रेजेंट, अभी का जो वक्त गुजर रहा है, अभी का जो यूनिवर्स की एज है, जो टाइम है, ये पॉइंट वो शो कर रहा है। उसके बाद है ये वाले पॉइंट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये और ये कब होगा, जब हमारी ग्रेविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और डार्क एनर्जी ही डोमिनेंट एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो मैटर बहुत फैल जाएगा और सारी चीज़ें, ये जो सारा कॉस्मोस था, ऑर्डर था, सिस्टम था, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस विजुअल चार्ट से भी हम समझ सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुई है और कंटिन्यूसली फैल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को आने वाले वक्त में उसके साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या इसमें स्टेट्स मैटर बदलेगा, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।